नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज हमारे साथ चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं पुखराज चोपड़ा, जाने माने एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। हमारे साथ नीरज देसाई हैं जीजीएन रिसर्च के, अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटीज़ के, और तरुण सत्संगी हैं tarunsatsang.com के। आप सभी का बहुत स्वागत है और चर्चा की शुरुआत करेंगे एग्री मार्केट के साथ, क्योंकि एग्री मार्केट में आज तेज गिरावट का माहौल बना है, खास करके तिलहन में और ग्वार की कीमतों में। तो पहला सवाल ग्वार के ऊपर पुखराज जी मेरा आपसे होगा कि आखिर हो क्या रहा है सर? ग्वार का मार्केट इतना ज्यादा ऊपर नीचे, मार्केट कभी बहुत तेजी से ऊपर जाता है और फिर भारी गिरावट आ जाती है। एक्चुअल फंडामेंटल ग्वार के अभी पुखराज जी हैं क्या? जी देखिए मृत्युंजय जी, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपके शो पे कि इसका एक्चुअल फंडामेंटल जो है वो इस पे निर्भर करेगा कि डिमांड किस तरह की जाती है। फसलें कमजोर हुई है, ये बात बिल्कुल ठीक है। पिछले दिनों में अच्छी बारिश हुई, उससे सेंटीमेंट बना थोड़ा मंदी का, और पिछले समय जो बारिश हुई थी वो अच्छी बारिश थी, उसने काफी पूर्ति की है बारिश की, तो उससे भी मंदी का रुझान बना। पर जो लोगों को डिमांड की है, जो लोगों को उम्मीद थी कि अच्छी डिमांड निकल कर आएगी और मांग बनकर आएगी, तो वैसा हुआ नहीं, इसलिए ये मार्केट टूटा है। अगर से डिमांड बीच में आ जाती तो बाजार एकदम फास्ट तेजी की तरफ जाता, फिर किसी को बेचना नहीं है ऐसी हालत हो जाती। पर वो डिमांड अभी बनी नहीं, तो उस डिमांड का इंतजार है मृत्युंजय जी। जैसे ही वो डिमांड बनेगी वैसे ही बाजार में तेजी आएगी। पर जब तक डिमांड नहीं बनती है तब तक इसके अंदर बहुत बड़ी तेजी का रुझान नहीं है अभी हाल फिलहाल। अच्छा, ठीक है। तो लेकिन आप एक बात बताएं पुखराज जी कि जो क्रॉप को लेकर पहले बात हो रही थी कि उत्पादन बहुत कम होने वाला है, फिर बाद में आखिर में जाकर बारिश भी अच्छी हो गई और ये चर्चा भी होने लगी कि कितनी रिकवरी होगी खेती में, उसको लेकर क्या सिचुएशन है इस वक्त सर? देखिए मृत्युंजय जी, बारिश हुई है, जहां तक रिकवरी की बात है 15% की रिकवरी होगी, मगर ये 15% रिकवरी बहुत बड़ी रिकवरी नहीं है, क्योंकि पहले से ही बिजाई कम है इसकी। तो इतनी कम बिजाई के अंदर 15% रिकवरी कोई मायने नहीं रखती बाजार के लिए, या व्यापार के लिए या स्टॉक के लिए कोई मायने नहीं रखती। तो जो रिकवरी है वो 15% की आप मान लीजिए। जब आपकी बिजाई ही कम है तो रिकवरी उतनी नहीं आएगी ना जितनी बिजाई हुई है। तो कम बिजाई के अंदर रिकवरी भी कम होगी निश्चित रूप से। तो इस लिहाज से जो फसल है 7-8 लाख बोरी या 10 लाख बोरी बढ़ सकती है, इससे ज्यादा बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। पर वो बढ़ोतरी भी इतनी नहीं है जो किसी चीज में मंदी भी ला दे मृत्युंजय जी। अच्छा, तो सर आपके हिसाब से प्राइस क्या होना चाहिए अभी ग्वार सीड का और ग्वार गम का सर? देखिए जो अभी प्राइस चल रहे हैं वो रियल में एकदम सही प्राइस चल रहे हैं। क्यों सही प्राइस चल रहे हैं कि इन भावों पे न तो बड़ी सप्लाई आ रही है, न बड़ी इन भावों पे बिकवाली हो रही है। सबसे बड़ी दिक्कत की जो बात ये है कि मिलिंग समूची बंद है, पूरी मिलिंग बंद है, मिलिंग नहीं हो रही है। और मिलिंग नहीं होने का कारण है कि पड़ता नहीं है, यानी ग्वार तो ऊंचा बिक रहा है, गम नीचा बिक रहा है। किसान इस स्थिति में है नहीं कि वो माल लेकर बाजार में आ जाए, व्यापारी इस स्थिति में है नहीं कि वो फोर्स करके हाजिर है वो बाजार में ले आए, क्योंकि उसे लगता है पहले से ही कि फसल कमजोर है, तो ये फोर्स भी बन नहीं रहा है। तो ये जो भाव चलते ना, इन भाव को नॉर्मल मानना चाहिए, एबनॉर्मल भाव नहीं है। पर जहां तक गम के भाव हैं, गम के भाव नीचे हैं, ग्वार के भाव ऊपर हैं। अगर इन भावों पे ग्वार लेके मिल चलाना चाहे मिलर, या क्रेशिंग करना चाहे, तो वो कर नहीं पाएगा, उसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा मृत्युंजय जी। ओके, ठीक है सर। तो ये राय आपकी हो गई ग्वार के ऊपर। बहुत शुक्रिया पुखराज जी आपका डिटेल में हमें ग्वार की रिपोर्ट बताने के लिए, समझाने के लिए कि एक्चुअली मार्केट के फंडामेंटल हैं क्या और उसके आधार पर अभी प्राइस होने क्या चाहिए। चलिए, ये तो बात हो गई ग्वार की, लेकिन अब बात करते हैं सोयाबीन की, क्योंकि यहां पर भी तेज गिरावट है और 6% सोयाबीन के दाम गिरे हैं। लोअर सर्किट लगा है 356 रुपए गिरकर अक्टूबर का वायदा बंद हुआ है 6000 के नीचे।
नीरज जी, पहले तो आप ये बताएं कि क्या ये गिरावट एक्सपेक्टेड थी कि अब नई क्रॉप की अराइवल आगे होनी है उसको देखते हुए, या आपको लगता है कि कुछ ज्यादा पैनिक मार्केट में आज हो गया और जिसकी वजह से इतनी तेज गिरावट आज सोयाबीन में आई है? नहीं, देखिए, हमको पुराने प्राइजेस जो अगस्त मंथ में या अर्ली सितंबर मंथ में रहे हैं फॉर स्पॉट प्राइजेस, वो भूल जाना पड़ेंगे, क्योंकि वो एक एक्यूट शॉर्टेज की सिचुएशन थी। उसके बाद खबर लिख के रखो तब तक। हेलो, हाँ, तब उसमें साथ में ये सिचुएशन है कि आज नया क्रॉप इज एकदम राउंड द कॉर्नर। कुछ छोटी छोटी अराइवल 20-30 हजार बोरी की एमपी में तो चालू हो गई है। थोड़ा थोड़ा पानी कहीं ना कहीं इधर उधर गिरने के कारण हार्वेस्ट छोटा मोटा डिले हो रहा है, पर जो क्रॉप की मौजूदा परिस्थिति है वो यील्ड वाइज बहुत अच्छी है। रादर आई वुड से कि 3-4 साल में इतनी अच्छी यील्ड हमने नहीं देखी, उतनी अच्छी यील्ड सोयाबीन की है। दूसरा बात अब ये है कि क्रॉप आउटलुक पे भी हमको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने GM-DOC इंपोर्ट करना अलाउ कर दिया, और इंपोर्ट के बाद भी जो पहले उन्होंने डेडलाइन अक्टूबर एंड तक की रखी थी इंपोर्ट लाने की, अब वो BL डेट, मतलब कि कोई भी कहीं से भी वर्ल्ड ओवर वो कार्गो निकले तो उसकी BL डेट अक्टूबर की होनी चाहिए, लास्ट अक्टूबर तक की। तो वो आप समझिए कि 10-15 दिसंबर तक कोई भी कार्गो आ सकता है। ये और क्रॉप की अच्छी यील्ड और ये सिचुएशन को देखते हुए अब मार्केट में से बहुत ज्यादा बुलिश सिचुएशन आउट हो गई है। मार्केट का फोकस टोटल एकदम एक हार्वेस्ट फोकस और एक सीजन फोकस पे आ गया है। तो आई थिंक मार्केट अब ये चेक करना चाहता है कि किस लेवल पे इंडिया में लोकल की डिमांड या एक्सपोर्ट की डिमांड DOC की आती है। तो इसलिए मार्केट इस चीज में करेक्ट कर रहा है। इसमें छोटा मोटा पानी गिरना, क्रॉप को डिले करना अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा बहुत भले सपोर्ट कर सकता है, पर कमिंग क्रॉप के नवंबर-दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट्स को तो देखना ही पड़ेगा कि वो डिमांड कहाँ सर्च आउट कर रहा है, कहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है। नहीं तो सीजन के टाइम पे फर्दर मार्केट और भी थोड़ा सप्रेस हो सकता है। अच्छा, ठीक है, लेकिन देसाई जी, एक बात बताएं आप कि क्या मस्टर्ड में भी अभी दबाव रहेगा, या मस्टर्ड का मार्केट ज़्यादा नहीं गिरेगा या आगे बढ़ेगा, क्योंकि मस्टर्ड का स्टॉक है नहीं और नई क्रॉप आने में भी लंबा वक्त बचा है? देखिए, मस्टर्ड का सिचुएशन पूरा डिफरेंट है। मस्टर्ड का क्रॉप हार्वेस्ट हो गया, उसकी अवेलेबिलिटी बहुत कमजोर है। नया क्रॉप अब हमको सीधे मार्च में मिलेगा, जिसमें कि 6 महीना है, और मिलिंग मार्जिन्स नेगेटिव हो गए हैं। ऑयल की डिमांड अभी भी बरकरार है, क्योंकि ब्लेंडिंग जो सिचुएशन है वो चेंज हो गई है। तो आज मस्टर्ड में आप सिर्फ मस्टर्ड ही ब्लेंड कर सकते हैं, दूसरे ऑयल्स नहीं ब्लेंड कर सकते हैं। उसके कारण से भी मस्टर्ड की डिमांड वहाँ बढ़ी है ऑयल की, और यहाँ मस्टर्ड सीड की अवेलेबिलिटी नहीं है। पर आई वुड से कि थोड़ा सा एडिबल ऑयल मार्केट प्रेशर में है। गवर्नमेंट की कुछ ना कुछ एक्शंस आ रही हैं, और ट्रेड ऐसा मान रहा है कि कुछ मस्टर्ड में भी गवर्नमेंट की कुछ एक्शंस आ सकती है। उस एंटिसिपेशन में यहाँ प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, पर बहुत ज्यादा मार्केट मस्टर्ड में घटे ऐसा नहीं लगता है। बढ़त डिपेंड करेगी कि कितना प्रीमियम मस्टर्ड ऑयल बना सकता है दूसरे तेलों के सामने, क्योंकि दूसरे तेलों की कीमत कहीं ना कहीं पिछले 1 हफ्ते से 10 दिन में प्रेशराइज ही हुई है। ठीक बात है। बहुत शुक्रिया नीरव जी आपका डिटेल में ऑयल सीड के मार्केट पर बातचीत करने के लिए। चलिए अब बात करते हैं कि आज के मार्केट में आपके लिए क्या मौके बन सकते हैं। 2 एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, अनुज जी हैं और तरुण जी हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। अनुज जी, आप ये बताएं कि मेटल से शुरुआत कर लेते हैं। मेटल मार्केट में गिरावट है, एक तो डॉलर मजबूत हुआ है, उसका इम्पैक्ट हमने देखा, और दूसरी तरफ जो चीन की चिंता मार्केट पर एक बार फिर से हावी हुई है, उसने भी मार्केट के सेंटीमेंट को थोड़ा सा कमज़ोर किया है, डाउन किया है। और एवरग्रांडे की जो खबर आई है, जो दूसरी सबसे बड़ी रियल एस्टेट डेवलपर का वहाँ पर बुरा हाल है, 19% से ज़्यादा की गिरावट आई, उसका भी एक सेंटीमेंटल नेगेटिव इम्पैक्ट हम मेटल मार्केट पर देख रहे हैं, क्योंकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है मेटल का। तो बताएं कि मेटल का हाल अभी आगे होने क्या वाला है। मृत्युंजय जी, गुड इवनिंग। देखिए, जो फंडामेंटल फैक्टर हैं वो यही शो कर रहे हैं कि यहाँ पर जो सप्लाई है वो थोड़ी सी यहाँ पे बढ़ सकती है, जो डिमांड है वो यहाँ पर कम रह सकती है। उसकी वजह से हमने सेलिंग आते हुए देखा। 1 महीने पहले भी देखा था कि चाइना अपने रिजर्व्स में से स्टॉक बेचने की बात कर रहा था, और यहाँ पर जो है अब जो सेलिंग है वो कंटिन्यूस बढ़ती हुई दिख रही है।
तो चाइना मुझे लग रहा है कि हायर लेवल्स का फायदा उठाते हुए यहाँ पर जो अपने स्टॉक्स हैं उसको निकाल रहा है, जिसकी वजह से हमने सभी मेटल में यहाँ पे गिरावट आते हुए देखी है। हालांकि जो LME में अगर हम इन्वेंट्री की बात करें तो वहाँ पर इन्वेंट्री अभी भी कम है, मगर उसके बावजूद भी अगर देखें तो जो रिजर्व्स हैं चाइना के वो यहाँ पर सेल आउट होते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से हमने LME पर और डोमेस्टिक मार्केट में भाव नीचे आते हुए देखे हैं। मुझे लगता है कि उसका असर थोड़ा नेगेटिव रहेगा। और अगर हम पिछले हफ्ते से देखें तो सभी मेटल में गिरावट का ट्रेंड देखने को मिला है। मुझे लगता है कि इस हफ्ते में भी एक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहेगा और बेस मेटल में हम आगे भी गिरावट आते हुए देखेंगे। पर्टिकुलर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट जो है एक रेंज बाउंड होती हुई दिखाई देगी, मगर ओवरऑल अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। कॉपर की अगर बात करें तो ऊपर में 710 712 के आसपास मिले तो बिकवाली करें, नीचे 705 तक के लेवल देखे जा सकते हैं और मुझे लगता है कि भावों में नरमी का ट्रेड देखने को मिलेगा। ओके, तो आप कह रहे हैं कीमतों में नरमी का ट्रेंड अभी रहेगा, गिरावट अभी कंटिन्यू रहेगी, उसको आप ध्यान में रख सकते हैं। तरुण जी, आप जरा बताइए खास गोल्ड में अभी इस भाव पर बाई करना ठीक है या आपको लगता है कि बढ़ने की गुंजाइश अभी ज्यादा नहीं है? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। सर्टेनली हमने देखा है कि जो फेड के मीटिंग से पहले जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में 4 वीक के हाई लगे हैं उसका इम्पैक्ट सीधे सीधे नेगेटिवली गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइजेस में आया है। अभी मार्केट वेट करेगा कि FOMC का जो मीटिंग है जिसका आउटकम वेडनेसडे नाइट को आएगा उसमें एग्जैक्टली उनका अंडरटोन क्या रहता है, क्योंकि टेपरिंग वो नवंबर वाली मीटिंग में स्टार्ट करेंगे ये कंफर्म है, बट कुछ रूपरेखा अगर तैयार करते हैं उसके बारे में मार्केट में फर्दर वो अगर कुछ हिंट देते हैं तो सर्टेनली उस हिसाब से रिएक्ट करेगा। मेरा ऐसा मानना है कि अंडरटोन नेगेटिव रहेगा और हर राइस पे सेलिंग देखने को मिलेगा इस काउंटर के अंदर। बट स्पेसिफिकली आज की बात करता हूँ या 1-2 दिन की बात करता हूँ, रिस्क ऑफ सेंटीमेंट है। जिस तरीके से चौतरफा हमने बिकवाली देखी है डिफरेंट एसेट क्लासेस में, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म में मोमेंटम सेफ हेवन बाइंग देखी जा सकती है। कंसीडरिंग दिस मैं इस गोल्ड को 45,800 पे बाय करना प्रेफर करूंगा। 45,600 काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, जब तक उसके नीचे नहीं जाएंगे फर्दर सेल ऑफ नहीं आएगा। एंड हायर साइड पर 46,400 मेरा टारगेट रहेगा, वो प्राइस आते हैं तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड के ऊपर। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल कैलाश चंद्र मोदी का है, सदलपुर से हैं। पूछिए कैलाश जी। सर नमस्कार, पूछिए। सर क्रूड पे करंट रेट पे क्या पोजीशन बनानी चाहिए, लॉन्ग या शॉर्ट? क्रूड में करंट रेट पर क्या पोजीशन बनानी चाहिए, लॉन्ग या शॉर्ट? बताइए अनुज जी। देखिए क्रूड में मुझे लगता है कि खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम देखें तो सप्लाई काफ़ी टाइट है और जो डिमांड है वो यहाँ पर जैसे को ओपेक प्लस ने भी फोरकास्ट बढ़ाया है, तो बाइंग की स्ट्रेटेजी रहेगी। करंट रेट मुझे लगता है कि खरीदारी का लेना चाहिए। 5100 का स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट ऊपर में 5230 5250 तक देखा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिए प्योरली करंट रेट से खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। ओके, ठीक है। अनुराग जैन हैं मध्य प्रदेश से, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए जैन साहब। नमस्ते सर। सर मैंने सर सोयाबीन सर 6400 खरीदा है सर, और सर कैस्टर सीड मैंने 6400 खरीदे है सर, मुझे बहुत लॉस लग रहा है सर, तो मैं क्या करूं अब इसमें? ठीक बात है, बताइए अनुज जी क्या सुझाव आपका इनके लिए? देखिए सोयाबीन मुझे लगता है कि इनको निकल जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी और गिरावट देखने को मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पर हमने अगर हम बात करें तो फिजिकल मार्केट के सर्वे की, तो जो क्रॉप का जो एस्टिमेट है वो एवरेज टू गुड है। मुझे लगता है कि उसकी वजह से हमने सेलिंग यहाँ पर आते हुए देखी और ये सेलिंग आगे भी एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि आने वाले 10 से 15 दिनों में हम नई क्रॉप की आवक आते हुए देखेंगे। तो सोयाबीन मुझे लगता है कि इनको सोयाबीन से निकल जाना चाहिए। हमें लगता है कि नीचे 5700 5600 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। और जहाँ तक कैस्टर का सवाल है, कैस्टर मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर भी हम एग्जिट की ही सलाह देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जो सोइंग है वो यहाँ पर आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी, तो उसकी भी हम आगे अराइवल आते हुए देखेंगे। तो अभी अगर हम पूरे ही एग्रीकल्चर पैक की बात करें तो एक नेगेटिव ट्रेंड थोड़ा सा एग्रीकल्चर मार्केट में हावी होता हुआ दिखाई दिया है, जहाँ पर हम लगता है कि आने वाले 1 या 2 महीने में कुछ नेगेटिव ट्रेंड अभी और देखने को मिल सकता है। ठीक है, नीरज है हमारे साथ, एग्जिट की सलाह रहेगी। ओके, नीरज है मुंबई से। पूछिए नीरज जी। सर मेरा ग्वार शीट पे सवाल है। मैंने सर ग्वार शीट बाय की है 6600 में 5 लॉट, अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट, क्या करना चाहिए सर? नेचुरल गैस का मार्केट अभी आपको तरुण जी कैसा लग रहा है? क्योंकि पहले हमने एक बड़ी तेजी देखी, उसके बाद मार्केट करेक्ट हुआ है, अब यहां से क्या पोटेंशियल है मार्केट में आगे?
नो डाउट हमने काफ़ी उम्दा रिटर्न्स आते हुए देखे हैं, लेकिन लास्ट वीक इटसेल्फ हाई से करीबन देखा जाए तो अभी 50 ऑड पॉइंट्स का करेक्शन ले चुका है। 360 काफ़ी अच्छा सपोर्ट है जो कि लास्ट वीक का लो है, उसको ब्रेक करेगा तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में 340 तक के प्राइस देखे जाए। उसको ब्रेक नहीं करेगा तो 360 से रिकवरी प्राइस ले सकता है, 380 385 तक देखा जा सकता है। अभी थोड़ा सा वेदर जो है वो नॉर्मल की तरफ हुआ है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि जो फॉरकास्ट आए हैं वो बता रहे हैं कि नॉर्मल वेदर रहेगा, तो उसका एक नीजर इम्पैक्ट इस काउंटर पे आते हुए देखा है। करेक्शन आएगा 360 के नीचे, लेकिन वो लिमिटेड होगा 340 तक। ओके, ठीक है। तो ये रहा है नेचुरल गैस पर करीब करीब 2.5% की कमजोरी इस वक्त नेचुरल गैस में दिख रही है। नेक्स्ट कॉलर धीरज है हमारे साथ मध्य प्रदेश से। पूछिए धीरज। सर जैसे कि अभी देखा है कि सर सोयाबीन इस बार 10,000 के ऊपर गया था, तो सर इस बार अपन न्यू अराइवल पे क्या समझ सकते हैं कि सोयाबीन लोएस्ट क्या रहेगा? बताइए अनुज जी, क्या अनुमान लगाया जाए सोयाबीन के प्राइस को लेकर, अराइवल जब शुरू हो जाएगा तब? देखिए मुझे लगता है कि 5500 के आसपास है, ये कहीं ना कहीं स्टे होना चाहिए, क्योंकि इस बार अगर हम देखें तो जो क्रॉप साइज है वो पहले के मुकाबले ही है और सोइंग भी यहाँ पे काफी अच्छी हुई है। हालांकि थोड़ा बहुत डिले हम अराइवल में देखेंगे, मगर अराइवल इस बार मुझे लगता है कि अच्छी टाइम पर होती हुई दिखाई देगी, तो 5500 के आसपास मुझे लगता है कि भाव सेटल होने चाहिए। ओके, ठीक है। अनंत अग्रवाल हैं हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। पूछिए अग्रवाल साहब। सर ये हल्दी के बारे में पूछना था। जी जी पूछिए। ये अक्टूबर में हल्दी क्या रेट? अक्टूबर में टर्मरिक का प्राइस क्या रहेगा ये आप जानना चाहते हैं। ओके बताइए तरुण जी। टर्मरिक के अंदर हमने कुछ खास एक्टिविटी रिसेंटली देखा नहीं है और हमें ऐसा लगता है कि जो अंडरटोन है वो अभी भी बताता है कि साइडवेज मूवमेंट रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि हियर एंड देयर 3 to 4% का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, प्लस एंड माइनस साइड। ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी टर्मरिक के ऊपर कि टर्मरिक में अभी आगे क्या रणनीति होनी चाहिए। चांदी का मार्केट अनुज जी आपको कैसा लग रहा है? क्या सिल्वर में आज शाम के लिए कोई ट्रेड लेना ठीक रहेगा या अवॉइड करना चाहिए चांदी? देखिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा अंडरटोन जो है वो डाउन साइड में दिख रहा है। मुझे लगता है कि चांदी के अंदर थोड़ा बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बेस मेटल से भी ये क्यूज लेती हुई दिख रही है और बेस मेटल के अंदर हम थोड़ी सी नरमी मान के चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि चांदी के अंदर बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। मीन्स ऑलमोस्ट करंट रेट के आसपास 60,000 के आसपास बिकवाली का ट्रेड लें। 60,500 का स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट 59,300 का हो सकता है। और इंटरनेशनल मार्केट में भी देखें तो अब भाव 22.50 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, जो कि एक अच्छा सपोर्ट था। मुझे लगता है कि नीचे इंटरनेशनल मार्केट में भी $22 के लेवल को छू सकते हैं। तो चांदी मुझे लगता है कि यहाँ पर बिकवाली का ट्रेड लिया जा सकता है। ठीक है, नवनीत हैं जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस वक्त फरीदाबाद से। पूछिए नवनीत जी। सर ये मैंने अक्टूबर का एल्युमिनियम बाय कर रखा है 28 रुपए 40 पैसे में। आगे होल्ड करना बनता है कि सेल करके निकल जाए, लॉस कर दे? 128 रुपए 40 पैसे पे आपने कहा कि एल्युमिनियम आपने बाई किया है और आप कह रहे हैं कि होल्ड करना चाहिए या अभी निकल जाना चाहिए। बताइए क्या सुझाव अनुज जी आपका? देखिए एल्युमिनियम का अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है। हालांकि यहाँ पर शॉर्ट टर्म में कुछ नरमी देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि एक बार भाव जिस तरीके का ट्रेंड चल रहा है, हो सकता है कि एक बार भाव अभी 226 के अराउंड चल रहे हैं, तो हो सकता है कि एक बार भाव में नीचे थोड़ी गिरावट 220 तक आ सकती है। मगर मुझे लगता है कि अगर ये होल्ड करना चाहते हैं खरीदारी की कॉल को, तो होल्ड करके चलें। हमें लगता है कि अगर हम आने वाले 1 या 1.5 महीने की बात करें तो अगेन आपको 230 235 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा 1 से 1.5 महीने का। जी ठीक है, तो ये राय आपकी। अभी इस वक्त एल्युमिनियम का भाव 225 रुपए के आसपास है, 228 पर आपका ट्रेड था। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ प्रकाश हैं। पूछिए प्रकाश जी। सर नमस्ते। नमस्ते, पूछिए। सर ग्वार कम पड़ी है मेरे पास 8,000 रुपए की 4 लॉट। अच्छा, अब 11,700 दिखा है तब भी नहीं बेचा। अब क्या करना चाहिए? ग्वार कम में लंबे समय के लिए लेके चले? हालांकि बाइंग आपकी ठीक लेवल पे है। अनुज जी क्या सुझाव होगा आपका इनके लिए? देखिए मुझे लगता है कि ग्वार के अंदर अभी फिलहाल अगर हम वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो थोड़ा साइडवेज ट्रेंड रह सकता है। बट अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड ही रखना चाहिए। बट थोड़ा सा करेक्शन हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं। ग्वारगम हो सकता है कि एक बार आपको 9,300 9,200 के लेवल को दिखा सकता है, तो वहां से हम दोबारा से खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं, जो कि आपको अगेन 10,000 के लेवल की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। मगर फिलहाल अभी शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखना पड़ेगा, क्योंकि पूरी एग्रीकल्चर पैक में एक डाउन साइड दिख रहा है, तो हो सकता है कि उसके चलते थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिले, तो 9,200 के आसपास एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ओके ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का।
अनुज जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। हमारी कॉल गोल्ड में रहेगी। गोल्ड में बिकवाली करें 46,200 में, स्टॉप लॉस 46,450 का लगाएं, टारगेट 45,800 तक हो सकता है। ओके, आपकी कॉल तरुण जी। कॉपर में सेलिंग किया जा सकता है 712 से 714 के बीच में, स्टॉप लॉस रहेगा 721 एंड डाउन साइड में 705 695 तक प्राइस आ सकते हैं। आपकी आखिरी कॉल अनुज जी। हमारी कॉल कॉपर में रहेगी। यहाँ पर बिकवाली की सलाह है, 712 के आसपास बिकवाली करें, 705 का टारगेट देखने को मिल सकता है, 717 पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका, तरुण जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।